हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.4 के आगे के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। इसका अर्थ यह है कि दो अंकों की कोई भी एक संख्या है, उसमें अंकों का योग जो है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो अंकों की संख्या से। दो अंकों की संख्या जैसे कि हम लेके चलते हैं, दो अंकों की संख्या 12, 21, 25, 31, ये सभी दो अंकों की संख्या होती है। इसमें ये जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है और इसे हम हमेशा दहाई का अंक कहते हैं। हमें पता है कि इसको जब भी लिखा जाता है, जैसे 12 को लिखेंगे तो दहाई का अंक जो होता है वो 10 से गुना होता है और इकाई का अंक ऐसे कैसे लिखा जाता है, तब ये दो अंकों की संख्या बनती है। जैसे इसमें एक को 10 से गुना करेंगे 10 और 2 जोड़ेंगे 12, तो हमेशा दहाई का जो अंक होता है, जैसे इसमें है 21 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 प्लस 1। 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 प्लस 5। 31 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी दो अंकों की संख्या लिखनी है तो एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक होगा। दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक को एज इट इज उसमें जोड़ देते हैं, तो दो अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इसमें भी यही कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग 9 है वो बाद में देखते हैं, पहले दो अंकों की संख्या मान के चलते हैं। माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। जैसा अभी बताया मैंने कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करने पर 10y, इकाई का अंक जोड़ने पर दो अंकों की संख्या बनती है। अर्थात जो संख्या है हमें ज्ञात करनी है वह 10y प्लस x है। अब प्रश्नानुसार इन अंकों का योग 9 दिया हुआ है। हमने अंक माने हैं, एक तो x और एक y, तो इनका योग x प्लस y होगा जो 9 दिया हुआ है। और संख्या पलटने पर बनी संख्या, अब उसने ये भी कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या। संख्या को पलटने का मतलब है जो इकाई का अंक है वो दहाई में बदल जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई में परिवर्तित हो जाए। अगर हम दहाई को इकाई में और इकाई को दहाई में बदलेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार से, क्योंकि 10y प्लस एक्स थी वो 10x प्लस वाई बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार जो पहली संख्या थी उसका 9 गुना यानी 10y प्लस एक्स का 9 गुना जो पलटने से बनी संख्या उसके दुगने के बराबर है। दुगने के बराबर है तो 10x प्लस वाई का दुगने के बराबर कर दिया। ब्रैकेट खोलेंगे, 9 का 10y से गुना 90y, 9 का x से गुना 9x, 2 का 10x से गुना 20x, 2 का y से गुना 2y। एक तरफ ले जाते हैं, 90y प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 9x प्लस का इधर जाएगा माइनस का। 20 में से 9 घटाएंगे 11, 2 में से माइनस 90 घटाएंगे माइनस 88, 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग देंगे तो x माइनस 8y बराबर 0, जो कि इसके समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि कर रहे हैं हम। विलोपन विधि के अनुसार इसको हल करने के लिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। जब भी घटाते हैं चिन्ह परिवर्तित होता है, चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, ये कट जाएगा। y और 8y जुड़कर 9y बराबर 9, y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर 1 समीकरण 1 में रख देते हैं, x प्लस 1 बराबर 9, x का मान आ गया 8। अतः संख्या इसमें मान रखें तो 10 गुना 1 प्लस 8 यानी 18, जो कि हमारे पास ज्ञात करना था। इस प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करेंगे। अगला सवाल हमारे पास, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माना रुपये 50 के नोट x हैं और रुपये 100 के नोट y हैं। कुल नोट उसने 25 दिए हुए हैं। इसका मतलब हो गया कि x और y का जो योग है वो 25 दिया हुआ है हमें। प्रश्नानुसार कुल रुपए उसने निकलवाए 2000, 50 के x नोट लिए उसने और 100 के y नोट, तो कुल रुपए हो गए 50 के x नोट का मतलब 50x रुपए
100 के वाई नोट का मतलब 100 वाई, उन दोनों का जोड़ बराबर है 2000 के। इस समीकरण में 50 का भाग जा रहा है तो 50 का भाग देने पर 50 का भाग देंगे 1 पर जाएगा, इसमें 2 पर जाएगा, इसमें 40 पर जाएगा, ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। विलोपन विधि द्वारा इनको हल करने के लिए x के गुणांक समान है। अगर x के गुणांक समान है तो दोनों को सीधा समीकरणों को घटा देंगे। अगर दोनों समीकरणों को घटाते हैं तो 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे x से x कट जाएगा, y में से 2y घट गया -y, तो 25 में से 40 घटाएंगे -15, माइनस से माइनस कट गया y बराबर 15। समीकरण 1 से y का मान 15 रखने पर x प्लस 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15 x बराबर 10, जो कि समीकरण जो सवाल 2 है उसके चौथे भाग का हल है। अर्थात हमारे पास 50 रुपये के नोट की संख्या 10 होगी और 100 रुपये के नोट की संख्या 15 होगी। अगला सवाल लेते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया हमें दिया हुआ है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें हमारे पास 2 प्रकार के किराए हैं। एक तो नियत किराया लिया जा रहा है और एक हमारे पास अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है। तो माना जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम x और y मान के चलते हैं। हमें तो एक तो नियत किराया निकालना है, इसलिए माना नियत किराया x और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, ये हम मान के चलते हैं y। ये x रुपीज़ और y रुपये जो हैं वो हमारे पास इन दोनों के किराए हैं जो हमें ज्ञात करने थे। अब सबसे पहले देखो, प्रश्नानुसार जो हमारे पास दिया हुआ है सरिता ने 7 दिनों के लिए, अब सरिता के लिए किराया, सरिता ने 7 दिनों के लिए रखा है तो x रुपये जो नियत किराया है वो तो लगेगा ही लगेगा। एक दिन का y रुपये लगना है तो 7 दिनों का 7y लगेगा। नियत किराया x रुपये प्लस अतिरिक्त किराया 7y, ये बराबर दिया हुआ है हमें 21 के, जो समीकरण नंबर 27 दिया हुआ है 27 के, जो समीकरण नंबर 1 बना देगा। इसी प्रकार सुशी के लिए किराया, अब सुशी के लिए किराया की बात करें तो उसने सिर्फ 5 दिन रखा है और 5 दिनों का जो किराया बन रहा है उसका x रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे, x तो निश्चित है, नियत किराया है। उसके साथ में उसने 5 दिन रखा है, 5 दिन रखा है तो 5y बराबर 21 रुपये, समीकरण 2। इन 1 और 2 समीकरणों को हल करना है, यानी नियत किराया x रुपये तो रहना ही रहना है, उसके साथ में एक दिन का y रुपये किराया है तो 7 दिन रखने पर 7y हो जाएगा, दोनों का जोड़ 27 दिया हुआ है। इसी प्रकार 21 रुपये जो दिया हुआ है उसके अनुसार x रुपये प्लस 5y बराबर 21। विलोपन विधि लगा रहे हैं, x के गुणांक बराबर हैं। अगर x के गुणांक बराबर हैं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर 21, घटाएंगे ये कट जाएगा, 2y बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, y का मान निकालेंगे 3 आ जाएगा। y का मान 3 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 7 गुणा 3 बराबर 27, x प्लस 21 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 21 या x बराबर हो जाएगा 6, अर्थात नियत किराया 6 रुपये और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपये है।
इस प्रकार से इन रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में 3 विधियां कर चुके हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। सबसे पहली विधि हमने की थी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि हमने प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि। आज चौथी विधि और करने जा रहे हैं जो है वज्र गुणन विधि। इस वज्र गुणन विधि के अंदर किस प्रकार से हम 2 रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमने शुरू में ग्राफीय विधि के अंदर भी एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक को थोड़ा सा दोहराना जरूरी है। वज्र गुणन विधि लगाने से पहले उस विधि का उपयोग करते हुए हम आगे हल करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई भी 2 समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो उस स्थिति में इन दोनों समीकरणों के लिए सबसे पहले यह जांच करेंगे कि क्या ये दोनों समीकरण युग्म जो हैं वो एक अद्वितीय हल को व्यक्त करते हैं या फिर अनंत हल प्राप्त होते हैं या फिर कोई भी हल विद्यमान नहीं है। इन तीनों में से कौन सी स्थिति बनती है उसकी हम जांच करेंगे। अगर यह हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो कि कोई अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तभी हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, अन्यथा वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना संभव नहीं है। तो इसकी जांच के लिए हमारे पास ये विधि थी, सबसे पहले इनके गुणांकों का अनुपात यानी a1/a2 b1/b2, पहली कंडीशन थी ये। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2 चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले दोनों अनुपात ही अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, और अद्वितीय हल के लिए ही हम वज्र गुणन विधि निकालते हैं, अन्यथा वज्र गुणन विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक, इसके साथ में हमने ये भी कहा था कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके साथ में हमने ये भी किया था कि ये हमारे पास संगत हल हैं, संगतता और असंगतता के बारे में हमने टॉपिक किया था। ये हमने टॉपिक पहले कर चुके हैं, उसी का रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हमने ये किया था इसमें कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं है, ये समांतर रेखाएं होंगी और इसमें असंगत हल है। तीसरा टॉपिक हमने इसमें किया था कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर है तो अनंत हल हैं। इसमें हमारे पास संगत हल हैं या संगत रैखिक युग्म है, और ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती कह दें या संगामी रेखाएं हैं। इस प्रकार से हमने ये 3 टॉपिक किए थे। तो वज्र गुणन विधि केवल इस पहली कंडीशन के लिए ही अप्लाई की जा सकती है। तो वज्र गुणन विधि करने से पहले हम सबसे पहले इसकी जांच करेंगे इन तीनों में से कौन सी स्थिति बनती है, पहली, दूसरी या तीसरी। अगर पहली स्थिति बनती है तो उस पहली स्थिति का उपयोग करते हुए हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे, अन्यथा वज्र गुणन विधि को छोड़ देंगे, वज्र गुणन विधि का उपयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें वज्र गुणन विधि का उपयोग कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इनके जो गुणांक हैं x, y और अचर पद, उनको लिख लेते हैं। जैसे a1, a2, b1, b2, c1, c2। अब x के बटे में x के गुणांक को छोड़ दो, बाकी जो दिखाई दे रहा है उसको एज इट इज लिख दो आप, b1, b2, c1, c2, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में कॉमा प्लस माइनस, अगर चिन्ह b1, b2, c1, c2 के हैं तो उसके अनुसार लगा देंगे, अन्यथा एज इट इज छोड़ देंगे, उसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। बराबर y बटे, अब y के बटे में जब लिखना है हमें तो जिससे हमने इसको खत्म किया है, इसके बीच में हमने इस c1 c2 से खत्म किया है तो यहाँ c1 c2 लिखा जाएगा।
y का मतलब बीच वाला भाग है, y के गुणांक b1 और b2 है, b1 और b2 लिखने नहीं, c1 c2 हमने लिख दिए पहले ही, तो हमारे पास बचे कौन से, a1 a2। फिर एक के बटे में लिखेंगे तो वही फिर से नियम कि जिससे खत्म किया था उसी से वापस शुरू करना है, a1 a2 हमने लास्ट में लिखा है, a1 a2 से शुरू करेंगे। और एक का मतलब अचर पद होता है, अचर पद का मतलब ये नहीं लिखना, तो बाद में दिखाई क्या दे रहा है, b1 b2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसको हल करेंगे तो इस वज्र गुणन का मतलब यहां वज्र गुणा का नियम लगेगा, वज्र गुणन कर रहे हैं हम, पहले b1 का गुणा करेंगे c2 से, b1 c2, फिर b2 का गुणा करेंगे c1 से, b2 c1, और इन दोनों का जो चिन्ह आ रहा है उसको चिन्ह को बदलकर लिखना है, वापस लिखेंगे जब b2 c1 का चिन्ह परिवर्तित करके हमें लिखना होगा वज्र गुणन विधि में। जैसे इसमें कर रहे हैं हम वही नियम, c1 का a2 से, c1 a2, a1 का जब c2 से करेंगे तो चिन्ह बदल के लिखेंगे, जो भी चिन्ह आ रहा है, अगर प्लस का आ रहा है तो माइनस का, और माइनस का आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, a1 और c2 के गुणा के पश्चात जो चिन्ह आएगा उसका। इसी प्रकार इसका लिखेंगे तो 1/a1 का b2 से a1 b2, और b1 का a2 से माइनस का b1 a2। हमें x का मान निकालना होगा, x का मान निकालने के लिए ये जो संख्या आएगी वो भाग में होगी, इसके साथ लेके जाएंगे, गुणा में चली जाएगी, अर्थात b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2 इसका हल होगा। और y का मान निकालने के लिए ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, c1 a2 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरह से हम इस वज्र गुणन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y और अचर पद के जो हमारे पास मान है वो अलग से लिखते हुए इस फॉर्मेट में, इस नियम में परिवर्तित करेंगे। फिर वज्र गुणन का उपयोग करते हुए x y का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए ये निश्चित है कि ये जो मान है वो हमारे पास इस पहली स्थिति को व्यक्त करना चाहिए, अद्वितीय हल को व्यक्त करना चाहिए। अगर ये अद्वितीय हल को व्यक्त नहीं करेगा, मान लो ये बराबर हो जाते हैं, तो इसके बटे का मान 0 हो जाएगा, और किसी के बटे में 0 आने पर वो अनंत या अपरिभाषित होता है, उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम समीकरण 1 का उपयोग करते हैं, अगर इसे एक स्थिति का उपयोग करते हैं। इस पर आधारित कुछ सवाल करके देखते हैं अपने। इसमें हमें पहला सवाल जो दिया हुआ है उसके अनुसार, एक तो 3.5 का पहला सवाल कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 में। इसमें जब हल करेंगे तो हमें एक तो ये देखना है कि क्या ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के बाद में हमें जो चेक करना है, अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है, और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो हम वज्र गुणन विधि नहीं लगा सकते। उस स्थिति में सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे कि इसमें कोई हल नहीं है या अनंत हल है, उसको आगे हम व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम a1 x का गुणांक 1, कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, x ही ना होता तो 0 माना जाता। b1 -3 y का गुणांक चिन्ह के साथ लिया जाता है, c1 -3, a2 3, b2 -9, c2 -2। अगर अनुपात लें तो देखो 1/3 आ रहा है, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ रहा है, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये 3/2 आ रहा है। अर्थात a1/a2 का मान जब हमने निकाला 1/3, b1/b2 का मान निकाला तो -3/-9 अर्थात -1/3, और c1/c2 का मान निकाला तो -3/-2, माइनस से माइनस कट गया। इसमें a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, c1/c2 बराबर नहीं हो, तो वो कोई हल नहीं है। और अगर कोई हल नहीं है तो उस स्थिति में हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करते हुए इसका हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें हल विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट होगा इसका। सेकंड पार्ट, इसमें हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रूप, व्यापक रूप जो था रैखिक समीकरण का, उसमें परिवर्तित करेंगे।
2x प्लस वाई प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसमें तुलना करें, a1 का मान 2 x का गुणांक, b1 का मान 1 y का गुणांक, c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। अगर a1 बटे a2 का मान निकालते हैं 2/3 है, b1 बटे b2 का मान निकालते हैं 1/2 है, दोनों बराबर नहीं है, तीसरे भाग को देखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमारे पास a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसका अद्वितीय हल है। और अगर अद्वितीय हल है तो हम वज्र गुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि का उपयोग करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया था, हम सबसे पहले a1 a2 और इनके मान लिख लेते हैं। ये जैसे 2 3, ये सीधा लिखना है हमें। अगर इस तरह से आप व्यक्त कर लेते हो तो सीधा हमें ये मान लिखना है 1 2 और -5 -8। एक और नियम बता देता हूँ आपको इसके साथ में। हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 और 3 को रिपीट कर देते हैं, यानी जो सबसे पहले लिखा गया था उसको बाद में और लिख देते हैं, एक आसान विधि समझाने के लिए। अब इसके ऊपर लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y और यहाँ लिख देंगे 1। ये x के बटे में, ये y के बटे में और ये अपने आप 1 के बटे में आ जाएगा। वज्र गुणन विधि लगानी है, बराबर का निशान आएगा इनके बीच में, ये बराबर का निशान हो जाएगा। x के बटे में जब लिखा जाएगा तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, वज्र गुणन होगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 1 का 3 से गुणा करेंगे -3 बराबर y बटे इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। 1 का -8 से -8, -5 का 2 से -10, लेकिन चिन्ह बदल कर लिखना है, +10 हो जाएगा। 1 बटे इसका ये गुणा और इसका ये गुणा। वज्र गुणन विधि का सबसे आसान विधि यही रहेगी, 2,3 को रिपीट करते हुए बाद में वज्र गुणा कर दीजिए। -5 का 3 से गुणा करेंगे -15, 2 का -8 से गुणा करेंगे -16, लेकिन चिन्ह परिवर्तित करना है इसलिए प्लस का 16 बन जाएगा। हल कर लेते हैं। x बटे 4 में से 3 गया 1, y बटे 10 में से 8 घटाएंगे 2, 1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे 1। x का मान निकालना है, ये गुणा में इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। और y का मान निकालेंगे तो ये 2 भाग में इधर जाएगा गुणा में, 2 बटे 1 का मतलब 2, y का मान 2 आ जाएगा, जो कि इस समीकरण का या इस सवाल का हल होगा। कुछ इसी प्रकार से इसके आगे के 2 भाग और दिए हुए हैं जो आपने करने हैं, जिनमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 50 20, 3x - 5y बराबर 20, इसका तीसरा भाग है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। आप हल करके देखेंगे। इसी प्रकार से पहले ये ज्ञात करेंगे कि ये किस प्रकार का हल व्यक्त कर रहा है, उसके बाद में आप इसको अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हुए इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे। चौथा भाग इसका दिया हुआ है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये आपको 2 सवाल अपने आप हल करके देखना है। अगर आपको डाउट हो तो वो आप कल अगली क्लास में या कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, अन्यथा इससे आगे के सवाल जो हैं वो हम कल करते हैं। धन्यवाद।